हेलो बच्चों, आज की वीडियो स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है जिन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले रखा है। इकोनॉमिक्स में आपके पास 12th में दो बुक्स हैं। पहले माइक्रो मैक्रो हुआ करती थी, अब इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सबसे ज़्यादा मार्क्स का टॉपिक है नेशनल इनकम। आज का टॉपिक वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत बच्चे घबराते हैं। लास्ट मोमेंट में बहुत सारा पैकेज देकर यानी कि पैसे देकर इसे सीखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी वे में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। नेशनल इनकम को आपकी थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी और साथ साथ न्यूमेरिकल भी आपको करने आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हर वो वीडियो जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जिसका रिलेशन नेशनल इनकम से है वो आप देख सकें। उसका नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप बेल आइकन को भी दबाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप देखो बेटा, इसके 3 मेथड होते हैं। कॉपी किताब जरूर रख लीजिए अपने पास, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो लिखनी जरूरी है। आपके पास नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए 3 मेथड है। पहला इनकम मेथड, दूसरा टोटल आउटपुट मेथड, इसे आप वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। तीसरा है बेटा एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास 3 विधियां हुई। हिंदी में भी क्लियर करता हूं, आय विधि, उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि। उत्पाद विधि को मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं और एक बची आपकी व्यय विधि। आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि। ठीक है, ये चैनल मैं दोनों के लिए लेकर आया हूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं क्लियर करता जाऊंगा। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि आखिर हम बुक के हिसाब से पढ़ते हैं लेकिन हमारी समझ से नहीं आता, बड़ा अजीब सा टॉपिक लगता है। स्कूल में भी 100 तरह के फॉर्मूले में बता दिए जाते हैं लेकिन हमसे वो सॉल्यूशन नहीं आता। लेकिन ये वादा है मेरा बेटा आपसे, अगर आप ध्यान से हर वीडियो को देखेंगे तो आप इसे इजीली करना सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में जो बेस है, मैं बुक से नहीं चलूंगा, मैं अपने पैटर्न से सिखाऊंगा आपको कि आपको कैसे नेशनल इनकम को सीखना है। एक एक वीडियो को, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखिए, मैंने यहां लिखा है ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट बोल लो, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट बोल लो। इसका मतलब होता है उत्पादन का मूल्य, यानी कि प्रोडक्शन, टोटल उत्पाद का मूल्य, यानी कि टोटल आउटपुट की वैल्यू। टोटल आउटपुट क्या बेटा, हमने मान लो 500 यूनिट बनाई एक फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, उसको हमने 5 रुपए के हिसाब से मार्केट में सेल कर दिया। तो जो हमारा सेल कर दिया, ठीक है, तो उससे हमें कितने मिलेंगे, 2500 रुपए। बेटा ये जो 2500 आने की उम्मीद है, याद रखना, आए नहीं है, आने की उम्मीद है, वही हमारा टोटल आउटपुट की वैल्यू होती है। क्योंकि इसे हम मनी फॉर्म में लेते हैं, ना कि गुड्स फॉर्म में। यानी कि हमें सर्विसेज और गुड्स से नहीं मतलब है, हम उसे मनी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मुद्रा के रूप में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, हमने समझ लिया कि टोटल आउटपुट का मतलब क्या है। भाई टोटल आउटपुट का मीनिंग है कि जो भी वैल्यू हमारी होती है, जितना हमने प्रोडक्शन किया है उसको मार्केट में सेल करना है, उससे जो पैसा हमें मिलेगा, ठीक है, वो हमारा टोटल आउटपुट का प्राइस होगा। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई, इसका गुड्स से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है टोटल वैल्यू, यानी कि मनी फॉर्म से, यानी कि मुद्रा के रूप में हमें राशि मिलनी चाहिए, वही कुल उत्पाद या सकल उत्पाद का मूल्य कहलाता है। चलिए बेटा, अब आगे हम देखते हैं। देखो कई क्या होता है कि राम का घर पर हमने राम कुमार का नाम रख दिया जी मोनू, ठीक है, दोस्त ने कुछ उसका प्यार से नाम रख दिया सोनू। तो अलग अलग नाम से उस व्यक्ति को पुकारा जाता है लेकिन व्यक्ति वो एक ही होता है। ऐसे ही बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहां लिखा जाता है बेटा सेल्स। याद रखना, अब सेल्स, मैंने अभी रामश्याम का एग्जांपल दिया ना, सेल्स यानी कि बिक्री। ठीक है, सेल्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास सेल्स निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट सेल लिख कर नहीं आया तो क्या लिख कर आएगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा या तो सेल दिया तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, डायरेक्ट सेल की वैल्यू पुट करनी है, बिक्री की वैल्यू पुट कर देनी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेल्स नहीं दिया होगा तो दूसरी क्या चीज दी होगी, वो हिंट आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया हुआ प्राइस ऑफ गुड,
इनटू नंबर ऑफ यूनिट। देखो बेटा फिर ध्यान से सुन लो, अभी मैंने क्या बताया था, 500 गुड्स का प्रोडक्शन किया, इंटू 5 कर दिया, उसको बेचने में भी तो सेल्स की वैल्यू आ रही थी। क्लियर है या नहीं? यानी कि प्राइस ऑफ ईच गुड्स, प्राइस ऑफ यूनिट, जितनी गुड्स के हमारे कोई भी जितनी गुड्स का प्रोडक्शन किया वो हमारे पास यूनिट के हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट, या ये समझ लीजिए नंबर ऑफ आउटपुट। यानी कि जितनी गुड्स हमने प्रोडक्शन करी थी। तो अब बात समझने वाली है कि हमने 500 यूनिट बनाई, उसका प्राइस 5 था, तो इसका मतलब प्राइस ऑफ यूनिट 5 रुपीज। कितने गुड्स प्रोड्यूस करी वो हमने 500, इंटू कर दोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, सेल की। यानी कि अगर एग्जाम में सेल्स ना दिया हो तो आप ये ढूंढोगे कि क्या प्राइस ऑफ यूनिट दिया हुआ है, क्या हमें नंबर ऑफ यूनिट दिया हुआ है, बस सिंपल उनकी आप मल्टीप्लाई कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी सेल्स की। ठीक है, एक दूसरा बेटा, अब क्या पता ये भी ना दिया हो, ठीक है, ये भी नहीं दिया क्वेश्चन में, तो घबराना नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा दिया होगा जो आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। दूसरा दिया होगा बेटा आपको डोमेस्टिक सेल। आप कहोगे जी वो भी तो सेल है, ये भी तो डोमेस्टिक सेल है, क्या दिक्कत है, इसे घरेलू बिक्री कहते हैं बेटा। अब डोमेस्टिक सेल दे दिया आपको, आप कहोगे सेम है, नहीं बेटा, सेल्स का मतलब है चाहे हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में बेचा है उसको, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेचा है, ऑल आर काउंटेबल इन सेल्स। ठीक है, यानी कि बिक्री में सब कुछ शामिल है, चाहे वो घर के अंदर बेचा हो चाहे देश के बाहर बेचा हो। क्लियर? लेकिन यहां स्पेशल वर्ड यूज किया गया घरेलू, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मीनिंग क्या हुआ, डोमेस्टिक सेल का मीनिंग क्या हुआ, डोमेस्टिक सेल का मीनिंग हुआ कि अब हमें पहले डोमेस्टिक सेल मिली है, उसके बाद उसके बाहर जो बेचा गया वो चीज हमें नहीं पता, तो हम उसको उसमें ऐड करेंगे। इट मींस डोमेस्टिक सेल में हम एक चीज ऐड करते हैं, क्या, वो है एक्सपोर्ट। ये बेटा खास बात है, इसी से मिस्टेक होती है एग्जाम में, निर्यात। यानी कि अगर डोमेस्टिक सेल दिया होगा तो इसका मतलब वो घर में चीज बिकी थी, उसमें हम एक्सपोर्ट ऐड कर देंगे जो विदेशों को बेच दिया, और जैसे ही हम वो ऐड करेंगे तो भी हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वही तो है सेल्स। क्लियर? यानी कि या तो बेटा सेल डायरेक्ट दिया होगा तो डायरेक्ट ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेल्स नहीं दिया तो ये वाला रूल लगा सकते हैं, नहीं दिया है तो डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट को प्लस करके भी आप फाइंड कर सकते हैं सेल्स को। तो ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक बात और बेटा, अगर ग्रॉस वैल्यू आउटपुट ही डायरेक्ट दे दियो तो इन सब का झमेले का पंगा ही नहीं है ना, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो ये वैल्यू फाइंड करनी है। और ये कैसे आएगा, पहले सेल्स आएगा, अगर सेल्स नहीं दिया तो ऐसे निकालेंगे, निकाल लिया आपने सेल्स, सेल्स निकालना आप सीख गए होंगे। ठीक है, इतना तो मैं श्योर हूं कि अब आपको सेल्स का मैटर समझ में आ गया होगा, आखिर सेल्स कैसे निकालनी है। चलो जी, आपके पास सेल आ चुकी है, बिक्री आ गई है। अब क्या हम एक फाइनेंशियल ईयर में, इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑल गुड्स जो प्रोड्यूस की हुई थी हमने, क्या वो मार्केट में बिक जाती है? ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, इजंट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ बिक जाए, काल्पनिक हो सकता है, हम लोग लेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ माल यानी कि मटेरियल यानी कि कच्चा माल, या हम कहते हैं उसके नाम को ध्यान से समझिए, चेंज इन स्टॉक। अब यहां पर आपको बात समझिए, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, उस चीज को मैंने कहा ना कॉपी किताब लेके रखना, आप लोग बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं आपको। तो चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, ये हम नेशनल इनकम जो फाइंड करने जा रहे हैं, नेशनल इनकम फाइंड करने जा रहे हैं 2020 की।
अब 2020 के अंदर क्या होगा, 19 में 2019 में 2019 में जब हमने नेशनल इनकम निकाली होगी तो उस समय कुछ सामान ऐसा होगा जो हमारा सेल नहीं हुआ होगा, ठीक है, वो हमारे से बेचा नहीं गया। जब वो बेचा नहीं गया तो उस ईयर की वो नेशनल इनकम में तो काउंट नहीं होगा। तो कब काउंट होगा, वो नेक्स्ट ईयर की नेशनल इनकम में चले जाता है। और मान लो कि 500 यूनिट हमारी, या 500 करोड़ समझ लो, अमाउंट में समझो कि 500 करोड़ हमारा नहीं बिका। कब, 2019 में। तो बेटा हम उसको 20 में ले जाएंगे और इसका जो भी स्टॉक था, समझने के लिए, वो यहां पर आकर ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 2020 का। भाई बिना कुछ करे पहले ही माल मिल गया, मिल गया। अब जब हम 2020 का एंड करेंगे तो तब भी तो हमारे पास कुछ माल बचा रह जाएगा। और मान लो उस समय हमारे पास 200 करोड़ का माल रह गया, उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि पिछले साल का जो बचा हुआ हमें फ्री में मिला वो हमारा आरंभिक स्टॉक है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है। और जो नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जिस ईयर की हम निकाल रहे थे, नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच गया था वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो दो स्टॉक हुए, एक ओपनिंग, दूसरा क्लोजिंग। इसे हिंदी में ये भी कह देते हैं अनबिके माल का स्टॉक। यानी कि चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स जो है प्रोड्यूस तो हुई बट नॉट सेल, उन्हें बेचा नहीं गया, ठीक है, वो बचा रह गया हमारे पास। तो बेटा चेंज इन स्टॉक हमें लेना है, लेकिन चेंज इन स्टॉक अगर डायरेक्ट दे दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो CS कैसे निकालते हैं, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है बेटा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यानी कि हिंदी में बोलते हैं बेटा, अंतिम स्टॉक में से आरंभिक स्टॉक को माइनस कर देते हैं, ठीक है, अंतिम में से आरंभिक को माइनस कर देते हैं। फिर एक बार आपको दोबारा से एक बार क्लियर कर दूं, हमें चाहिए होता है चेंज इन स्टॉक, निकल कर कैसे आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग और ओपनिंग को मैं क्लियर कर चुका हूं। अब अगर आप चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में चाहते हैं और वो डायरेक्ट नहीं दिया तो क्वेश्चन में क्या ढूंढेंगे, आप ढूंढेंगे क्लोजिंग स्टॉक, आप ढूंढेंगे ओपनिंग स्टॉक, और उन दोनों को क्या कर दोगे, माइनस। यानी कि क्या बना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, C माइनस O। आप याद रखो, C माइनस O करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक में परिवर्तन आ जाएगा। अब आपने CS निकालना सीख लिया। अब थोड़ा सा आप यहां पर ES ट्रिक का भी यूज करेंगे, जहां पर आप कभी मिस्टेक अगर करते भी होंगे तो नहीं करेंगे जब आप ये ES ट्रिक को याद रखेंगे। क्या है वो ट्रिक, मान लो क्वेश्चन के अंदर C नहीं दिया, देते हैं ऐसी आई नहीं, देखो बेटा क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं दिया, ना चेंज इन स्टॉक दिया। आप कहोगे सर ने जी बेवकूफ बना दिया, उन्होंने कहा था जी इनमें से वो चीजें होनी चाहिए, यहां तो है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है लेकिन ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो जो चीज नहीं दी है उसे जीरो मान लो, है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहां समझने वाली बात है बेटा, हमें CS निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 0 है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास मान लो 10 है, तो वैल्यू माइनस में आएगी और बच्चे प्लस में लिखाते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है ओनली तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप वही वैल्यू ले लो और ओपनिंग को 0 मान लो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि बाद में जो वैल्यू आती है वो ओपनिंग स्टॉक की होती है, और अगर बाद वाली वैल्यू ओपनिंग स्टॉक की है तो समझ लो बेटा कि अगर वो वैल्यू नेगेटिव दे रखी है तो हम चेंज इन स्टॉक प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। इसके लिए स्पेशल लिख लेना, ये बात बताइए मैंने ये ट्रिक के अंदर, ठीक है, कि अगर इफ क्लोजिंग स्टॉक आर नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन, ओनली ओपनिंग स्टॉक गिवन इन अ क्वेश्चन, देन वी टेक चेंज इन स्टॉक ऑलवेज नेगेटिव,
ठीक है, तो हम लोग हमेशा चेंज इन स्टॉक की वैल्यू जो पुट करेंगे वो नेगेटिव करेंगे। ये बात आप योग लोगों में याद रखनी है, यहां गलती मत करना। आगे तो आपको सेल बिल्कुल देखो बहुत डीपली समझना है इस चीज को, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। सेल्स आपको क्लियर हो गया, थ्योरिकल भी क्लियर हो गया होगा, आपको चेंज इन स्टॉक भी क्लियर हो गया है। अब हमने टोटल आउटपुट निकालना था। क्या होता है भैया, कुछ माल बिक गया कुछ नहीं बिका, यही होता है क्या? नहीं। एक चीज जबकि एग्जाम में नहीं आती लेकिन आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, पूछ ले तो ठीक, क्या होनी चाहिए बेटा, हमारे पास सेल्फ कंजम्पशन भी होता है। अब स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, किसान क्या करता है, फार्मर क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं। क्या वो सब कुछ मार्केट में बेच देते हैं? नहीं, कुछ सामान वो अपने लिए भी रखते हैं। क्या वो इनकम में काउंट होगा? यस, ऑब्वियसली काउंट होगा। क्यों होगा काउंट? क्यों होगा? प्रोडक्शन हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू है। ये आपको मैं प्रीकॉशंस का चैप्टर कराऊंगा उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं बेटा कि जो भी गुड्स प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्शन किया जाता है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू है तो वो काउंट होगी। तो इसका मतलब सेल्फ कंजम्पशन का प्राइस होता है, उसकी वैल्यू होती है, इसीलिए वो काउंट होता है। ये बहुत कम चांस है इसके आने के, मतलब ये पॉइंट आए, लेकिन होता है ये पॉइंट। तो इसका मतलब टोटल आउटपुट दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ले लो, इन सबका तो झमेला खत्म। लेकिन अगर टोटल आउटपुट नहीं दिया तो पहले क्या ढूंढेंगे? सेल ढूंढो भाई, क्वेश्चन में कहां है? सेल नहीं मिल रही तो हम क्या ढूंढेंगे? प्राइस और इनटू यूनिट करके सेल निकाल लेंगे। ये नहीं मिल रहा, डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट प्लस कर दोगे, ठीक है, तो हमारी सेल आ गई भैया, हमें शांति मिल गई, सेल्स तो मिल गया। उसके बाद चेंज इन स्टॉक, डायरेक्ट दिया डायरेक्ट ले लो, नहीं दिया तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दो, और अगर सिंगल वैल्यू दी है तो वो भी मैंने बता दिया, वहां यूज करेंगे एस्टेरिस्क। ठीक है भैया, टोटल आउटपुट निकालना मैंने अपनी तरफ से आपको सिखा दिया। आप अभी भी अगर कोई दिक्कत है वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से वीडियो को फिर देखिए, आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। आपको बार बार अगर देखते जाएंगे तो आपकी हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर कि क्या होता है बेटा कि हमने ग्रॉस वैल्यू आउटपुट निकाल दिया। आप कह रहे हैं जी आपने तो नेशनल इनकम सिखानी थी, ये क्या सिखा दिया? तो बेटा हम जो सीखने जा रहे हैं, ये पहला मेथड जो है वो है आप लोगों का प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन बोलते हैं, वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि। तो आप लोगों ने यही करना है, अभी बुक कुछ दिनों तक नहीं उठानी, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप लोगों को करना है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने निकालना सीख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना है उस वैल्यू में से जो आपने निकाल ली। अब आखिर ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है भाई? ये मार्कर मैंने बनाया, मैंने तो नहीं बनाया, वैसे जिसने भी बनाया उसने इसके अंदर प्लास्टिक यूज की होगी, इसके अंदर इंक यूज की होगी, इसके अंदर ये फॉर्म यूज किया, वो भी यूज किया होगा, इसको कलर भी किया होगा, इसके अंदर लेबर भी लगी होगी। तो जाहिर सी बात है किसी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए लेबर काउंट नहीं होगी। वैसे जिस इसको बनाने के लिए जो भी हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल इसके अंदर यूज हुआ है, कच्चा माल यूज हुआ है, वो हमारा मध्यवर्ती उपभोग यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा? कुल उत्पाद के मूल्य यानी कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? मान लो मैंने 500 की चीज बनाई और उसको बेच दिया, मेरा थोड़ी ना हो गया वो। अभी तो भैया जो उसे बनाने में मेरा खर्चा आया था वो भी तो माइनस होगा। तो उसमें से हम माइनस करते हैं, मान लो 300 रुपए उसको बनाने में लगे। बनाने मतलब हमने लकड़ी खरीदी, मान लो हमने बेड बनाया, उसके लिए लकड़ी खरीदी, पॉलिश खरीदी, ठीक है, जो जो चीजें उसके अंदर लगी हैं जिनको हम बार बार यूज करते जाएंगे, ठीक है, वो हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट होती है। अगर मान लो हम बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए मशीन लेकर आते हैं, वो इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं है। याद रखना, इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है
विच आइटम्स डिजॉल्व इन एनी गुड्स, यानी कि जो अपना अस्तित्व खो देते हैं उनकी बाद में वो वैल्यू नहीं रहती। लकड़ी को, बेड को देखकर हम लकड़ी बोलते हैं क्या? नहीं, हम बेड बोलते हैं, यानी कि लकड़ी ने अपना अस्तित्व खो दिया। ठीक है, जब कोई वैल्यू चेंज हो जाती है, किसी का नाम चेंज हो जाता है और उसके बाद उसकी वैल्यू में एडिशन होता है, उसकी वैल्यू में एडिशन होता है। एडिशन कितने का? 500 की चीज भी की, पहले कितने की थी वो? पहले कितने की थी? 300 की। कितना एडिशन हुआ? 200 रुपए का एडिशन है भैया। तो 200 रुपए का जो आपने उसमें एडिशन देखा है, ठीक है, 200 रुपए का जो आपने उसमें एडिशन देखा है, वही तो है आपका क्या? वैल्यू एडेड। ठीक है, 300 की चीज थी, 500 में बेची गई, उसमें जो चेंज किया गया तभी तो लकड़ी को बेड बोला गया। तो इसका मतलब रियल वैल्यू बेड की कितनी है? 200। यानी कि हमें यहां 500 मिले, उसमें से लकड़ी का रेट क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। ठीक है, ये वैल्यू हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमारे पास निकल कर आएगी क्या? हमारे पास निकल कर आएगी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसका नाम बोला जाता है, शॉर्ट में आपको याद रखना है, GVAMP। अब तक कई बार कंफ्यूज होते हैं जो नए बच्चे आएंगे, क्या है GVAMP, क्या होता है? तो आपको आज पता लग गया होगा कि टोटल इकोनॉमी की, याद रखना मैंने फर्म से एग्जांपल से समझाया था, या फर्म की बात नहीं होती, फार्मर की बात करी, फार्मर की बात नहीं, क्योंकि मैक्रो पढ़ रहे हो आप लोग। मैक्रो में होल इकोनॉमी आती है, होल इकोनॉमी में सभी चीजों का प्राइस लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा बेटा? टोटल हमारे पास जो आउटपुट सेल करने के बाद आया, उसमें से हमने इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस किया। माइनस करने पे जो वैल्यू आई, यही है आपकी GVAMP। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और इसी को अलग मेथड्स में आप नए नाम से सीखेंगे, ग्रॉस, ठीक है, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP, मतलब मार्केट प्राइस। और अब देखो, अब जो लिखने जा रहा हूं, ये आप बार बार सुनते हैं, आजकल चल रहा है ना कोरोना का टाइम, GDP घट गई, GDP घट गई, GDP घट गई। तो बेटा यही होता है GDP-MP। यानी कि अगर हमारे आउटपुट में कमी आ रही है तो ये घट रहा है। ठीक है, तो इसी को हम GDP कहते हैं। लेकिन अब ये समझ रहे हो आप कौन से मेथड से समझ रहे हो? प्रोडक्शन मेथड। और आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के अंदर GDP तक ही समझाऊंगा, लेकिन आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर नहीं आता, तब तक आपको इसे बिल्कुल क्लियर कर लेना है, ताकि कोई भी डाउट आपका ना रहे। अगर फिर भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि बेटा देश के अंदर हर बच्चा, जिन तक मैं अपना मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, ठीक है, वो उन तक वीडियो वो पहुंच सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी से आगे चलेंगे। इसी का पार्ट 2 होगा, इसकी एक प्लेलिस्ट होगी, और उस प्लेलिस्ट पर आप सारी वीडियो चेक कर सकते हैं नेशनल इनकम की। ओके बेटा।